लेक्चर नंबर 4 है आपका। आवाज नहीं। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्राइम हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा जाता है, और मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछते हैं खूब, तो ध्यान से समझेंगे। केमिकल रिएक्शन में भी सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला पार्ट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब मेरे ख्याल से सब लोग समझते होंगे। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? कौन कह रहा है सब्स्टिट्यूशन? ए और ए बी एक कोई कंपाउंड है, इससे सी रिएक्ट कर रहा है। मान लो ए के साथ सी आ जाता है, बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब वन न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अटैक करेगा, एंड वन न्यूक्लियोफाइल इज लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है जो पार्ट निकलेगा। जैसे अगर इस रिएक्शन में हम बोले कि सी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हो जाएगा ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है, और जो निकल के बाहर चला गया बी, इसको हम बोल सकते हैं लिविंग ग्रुप। बी को क्या कह सकते हैं? लिविंग ग्रुप। तो जो निकल गया वो हो गया आपका बी है, इस रिएक्शन में लिविंग ग्रुप कह सकते हैं। और सी को हम कह सकते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। सी को कह सकते हैं हम लोग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा लिविंग ग्रुप के रूप में। जो ग्रुप निकलता है उसको लिविंग ग्रुप भी नाम देते हैं, बेसिकली वो न्यूक्लियोफाइल ही होता है। नोट हो गया ये पॉइंट? न्यूक्लियोफाइल का मतलब जानते हैं सब लोग? क्या होता है न्यूक्लियोफाइल का मतलब? न्यूक्लियोफाइल का मतलब बताइए। नेगेटिव चार्ज होगा, और क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लवर है ना, यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिसके पास लोन पेयर हो, है ना, इलेक्ट्रॉन हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, वो कैसे काम कर सकता है आपका? न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब तो पता ही होना चाहिए। which have negative charge or species which have lone pair electron। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी दे सकता है इलेक्ट्रॉन किसी को, है ना।
जैसे आप कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल में F माइनस हो सकता है, 3 लोन पेयर होते हैं और चार्ज भी होता है इसके पास। Cl माइनस कह सकते हो, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, SH माइनस, these are nucleophile। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो, इसमें आपके पास यहाँ पे अटैच है CH3I, I अटैच है और इसके ऊपर OH माइनस अटैक करने आया है ना। मान लो इसके ऊपर NaOH अटैक करने आया, तो NaOH बना होगा Na प्लस और OH माइनस से मिलके। OH माइनस अटैक करने आ रहा है तो OH माइनस इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और निकल के बाहर कौन जाएगा, I माइनस। बाहर निकल के चला गया कौन, I माइनस। इसका मतलब I माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये क्या है, इस यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, लिविंग ग्रुप की तरह बाहर जा रहा है, और OH माइनस क्या हो जाएगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में NU और 2 एक लोन पेयर दिखा के भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है NU। किसको, OH को लिविंग क्यों बोलेंगे, ये सबस्ट्रेट है अपना। किसी रिएक्शन का एक सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर रिएक्शन करने कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है। तो अटैकिंग रिएजेंट का बेसिकली कौन सा पार्ट रिएक्ट कर रहा है, OH में। एल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्ट करने कौन आया, NaOH। उसमें से भी जो प्राइम काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, OH माइनस की वजह से ये रिएक्शन हो रही है। एक न्यूक्लियोफाइल आया, एक न्यूक्लियोफाइल गया, कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल को ऐसे लिखते हैं NU माइनस चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दे न्यूक्लियो। कोई समस्या, ऐसे भी लिखते हैं इसको RL NU, R के साथ अटैच हो गया NU, L निकल गया, L फॉर लिविंग ग्रुप, Lg, NU फॉर न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत छोटी बात है। अब हम लोग करने जा रहे हैं इसके टाइप्स। इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, मेजर में पढ़ेंगे हम लोग SN1, SN2, SNI। मेजर पढ़ने वाले हैं SN1 एंड SN2। SN1, SN2, SNI, SNG।
फुल फॉर्म पहले करते हैं, क्या फुल फॉर्म है इनके, SN1 क्यों बोलते हैं? SN1 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और वो भी यूनिमॉलिक्यूलर। क्या नाम देते हैं इसको? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी इस चैप्टर में रिएक्शन के रेट वगैरह की भी बात आएगी, है ना। हमेशा ऐसा होता है कि काइनेटिक्स पढ़ा देते हैं आपको, तब ये पढ़ाते हैं, तो काइनेटिक्स में रेट की बात हम लोग कर चुके हैं, तो जितना आएगी थोड़ा थोड़ा तो समझाते रहेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का मतलब है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SNI का मतलब है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आई का मतलब इंटरनल, या कभी कभी इसको इंट्रामॉलिक्यूलर भी कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम थोड़ा अलग तरीके से दिया है। 1 सबसे लास्ट में आ रहा है, तो 1 के हिसाब से क्या बोला, यूनिमॉलिक्यूलर, फिर न्यूक्लियोफिलिक वर्ड आता है, फिर सब्स्टिट्यूशन आता है। SN रिएक्शन का मतलब ही होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें हम बात करेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। SNGP, SNGP। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन इसमें एक अलग तरीके की चीज है। तो सबसे पहले आपको जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है SN1 और SN2 पे ही फोकस कर। SN1 स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SN1 SN2 दोनों ही इंपॉर्टेंट। हो गया। अरेंज क्या बात है? बिना बात में कौन हंसता है? बताया है आपको शायद क्लास में, आप लोगों को बताया ना, बिना बात में कौन हंसता है। आप खुद से खुद को कहना चाहते हो तो अलग बात है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, फिर समझेंगे। एक तरीके से हम लोग इस रिएक्शन की सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म, एग्जाम्पल तो कर ही लेंगे दुनिया भर के, मैकेनिज्म ही कर रहे हैं कि कैसे होता है, क्या चीजें होती है इसके मैकेनिज्म। सबसे पहला पॉइंट है 2 स्टेप प्रोसेस। प्रोसेस कैसा होगा, रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होगा, 2 स्टेप। यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर कहने का रीजन ये है कि जो रेट होता है वो केवल एक ही सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। रेट इज ओनली डिपेंड ऑन
आर एक्स, यहाँ पे हेलो एल्केन की हम बात कर रहे हैं ना, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर एक्स के ऊपर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर, हेलो एल्केन के ऊपर केवल रेट, इसीलिए नाम दिया गया यूनिमोलिकुलर। यूनि का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर, एक ही मॉलिक्यूल तो वर्ड दे दिया गया है, मॉलिक्यूल्स का कुछ खास मतलब नहीं है, मतलब ये है एक सब्सटेंस के ऊपर ही रेट डिपेंड करेगा। दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, एक अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, एक सबस्ट्रेट है, तो इसमें रिएक्शन का रेट जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है केवल, आर एक्स इज सबस्ट्रेट। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इस रिएक्शन में कि रेट जो होगा रिएक्शन का, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेट इज डिपेंड ऑन आर एक्स, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एक्स की कॉन्सेंट्रेशन। अगर अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर भी रिएक्ट डिपेंड करेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में अटैकिंग रिएजेंट भी आता है। वो SN2 में बात करेंगे। पहला पॉइंट था टू स्टेप प्रोसेस है, दूसरा पॉइंट है यूनिमोलिकुलर है। यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि रिएक्शन का रेट केवल डिपेंड करेगा हेलो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर। थर्ड पॉइंट, SN1 जो रिएक्शन होता है उसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म, जब अटैक करने रिएजेंट आएगा तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा आपका, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। इसलिए हम लोग इस रिएक्शन में ये भी बोलते हैं कि इस रिएक्शन का रेट जो एल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटायन बनेगा उसके ऊपर डिपेंड, और ऐसे भी लिख सकते हैं रेट डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अभी सारे पॉइंट आप लिख रहे हैं, अभी एक एक करके एग्जांपल से समझाएंगे। रेट डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया, अटैकिंग रिएजेंट आया, कार्बोकेटायन बना, C+ बना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था वो अटैच हो जाएगा। दो स्टेप का प्रोसेस है, एक में निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, दूसरे वाले में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल आया है वो क्या हो जाएगा, अटैच। ठीक है, मतलब इसको सिंपल वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर एक्स के ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल आया तो फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया तो ये इसका R और X का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, R+। और सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि R+ के साथ कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में बना कार्बोकेटायन, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, और जिस स्टेप की स्पीसीज
के ऊपर रेट डिपेंड करता है, उस स्टेप रिएक्शन के उस स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर R प्लस के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है, आपको सिखाया, तो इसका मतलब ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है इट इज कॉल्ड, अभी काइनेटिक्स में सीखेंगे उसके पहले ही सीख लीजिए, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जिस स्टेप के ऊपर रेट डिपेंड करता है उसी को क्या बोलते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और किसी भी रिएक्शन में अगर 1 2 3 4 5 कितने भी स्टेप दिए हो, उन स्टेप्स की अगर स्पीड लिखी हो कि कोई 5 मिनट इससे हो रहा है, कोई इतने से हो रहा है, कोई इतने से हो रहा है, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वही उस रिएक्शन का RDS बनता है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में ये वाला स्टेप कैसा होगा, स्लोएस्ट। RDS की पहचान होती है, अगर 4 स्टेप दिए हैं और स्पीड दी हुई है, एक स्टेप लिखा है वेरी फास्ट, एक लिखा है फास्ट, एक लिखा है स्लो, एक लिखा है स्लोएस्ट, या लिखा है वेरी वेरी स्लो, तो जो सबसे कम वाली स्पीड वाला होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है पहला स्टेप, जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता। पॉइंट क्लियर है? एक रिएक्शन एग्जांपल लेते हैं, नोट हो गया सबका? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अपने पास स्पेसियल अटैच है, ठीक, इसके ऊपर आया पानी अटैक करने, तो इसमें H प्लस होगा, OH माइनस होगा, तो इनकमिंग अटैकिंग रिएजेंट वाटर है। यहाँ इस रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट कौन है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा OH माइनस। अब पहले स्टेप में मैंने क्या सिखाया आपको, जब OH माइनस इस पे अटैक करने आएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनता कैसे है, ये जो बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cl माइनस सेपरेट आउट हो जाएगा और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बन गया अपना कार्बोकैटायन, Cl माइनस अलग। ये फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन का। RDS भी बोल सकते हो उसको, कार्बोकैटायन बन गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में OH माइनस इससे आके अटैच होगा, हेलो एल्केन से क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा हेलो एल्केन से, एल्कोहल। पॉइंट क्लियर है? SN1 में क्या बन रहा है, स्पीसीज इंटरमीडिएट स्पीसीज है कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या हो गई, कार्बोकैटायन। क्लियर है पॉइंट? अभी तक हम लोगों ने कुछ खास बात नहीं की, बस यही करी, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, हैलाइड वाला बॉन्ड टूटेगा,
सेकेंड स्टेप में क्या बन होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, पहले स्टेप को आरडीएस कहते हैं, जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है। रेट डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। मान लीजिए दो रिएक्शंस दी हैं, एक में कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बन रहा है, एक में 2 डिग्री बन रहा है, तो रेट किसका ज्यादा होगा, जिसमें 3 डिग्री बन रहा है उसका रेट ज्यादा। नोट कर लिया। अब देखो, अगर मान लो आपके पास कायरल कार्बन है, जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो किससे बन रहा है, कायरल से बन रहा है। हेलाइड अपने पास ऐसा है जो कैसा है, कायरल वाला है ना। उसके 3 ग्रुप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, चारों ग्रुप उसके डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक फिनोमिनन हमको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन एंड इन्वर्जन, बोथ प्रोडक्ट्स आर, दो वर्ड हमने लिखे, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ये हमेशा तभी देखेंगे जब कंपाउंड कैसा हो, कायरल कार्बन वाला हो, तब देखेंगे रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनते। रिटेंशन और इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो रिएक्टेंट है डी फॉर्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा था डी फॉर्म, और प्रोडक्ट बन जाए डी फॉर्म वाला। रिटेंशन का मतलब उस कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन किया, वही बनेगा। या मान लो ऐसा भी कह सकते हैं, रिएक्टेंट एल फॉर्म वाला है तो प्रोडक्ट भी क्या बने, एल फॉर्म वाला ही बने। मतलब रिएक्टेंट अगर डी फॉर्म का है तो प्रोडक्ट क्या बने, डी फॉर्म वाला बने। रिएक्टेंट अगर एल फॉर्म वाला है, ऑप्टिकली एल फॉर्म वाला है, तो प्रोडक्ट क्या बने, एल फॉर्म अगर बनता है तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन जस्ट उल्टा है, मतलब क्या लिख सकते हो, इन्वर्जन का क्या मतलब है, रिएक्टेंट मान लो तुम्हारा एल फॉर्म है तो प्रोडक्ट शुड बी डी फॉर्म। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, अपोजिट। या मान लो इसका अपोजिट है, रिएक्टेंट आपका डी फॉर्म है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल। रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसी फॉर्म है। तो जो आपका SN1 रिएक्शन होता है, इसमें दोनों तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। मान लो रिएक्टेंट डी फॉर्म का है तो प्रोडक्ट इसमें दो मिलेंगे, एक मिलेगा डी फॉर्म का प्रोडक्ट और एक मिलेगा एल फॉर्म का प्रोडक्ट। अगर डी से डी बन रहा है तो बोलेंगे वो वाला प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, और अगर डी से एल बन रहा है तो उसको हमने क्या बोला, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। तो SN1 रिएक्शन में रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। अब इस बात को थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो हमारे पास है ये था हमारे पास, ठीक, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आया तो इसने बना लिया कार्बोकेटाइन।
चारों तरफ 4 ग्रुप अलग अलग थे, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया था, इसको क्या बोलोगे, कायरल वाला बोल दोगे ना, कायरल कार्बन है इसमें, 4 ग्रुप अलग अलग थे, ठीक। तो अब कार्बोकेटाइन बन गया, और कार्बोकेटाइन की जो ज्योमेट्री होती है, जो क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्री नहीं, क्या पढ़ते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, शेप एंड ज्योमेट्री की बात करते हैं ना। तो कार्बोकेटाइन की जो ज्योमेट्री होती है, ये होती है प्लेनर। कार्बोकेटाइन किस तरीके का होता है, प्लेनर होता है। मान लो कि ये कार्बोकेटाइन पे 3 ग्रुप लगे हुए, कार्बन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। मान लो ये बीच वाला कार्बन है, इसमें 3 ग्रुप अटैच है, एक C2H5 अटैच है, एक आपका CH3 मान लो अटैच है, एक C3H7 है। तो ये कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं, जैसे आपका एक ट्रायंगल ले लो ना, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री तो सब समझते हैं ना, सबको समझ आती है। आती है, ये है ट्रायंगल। आप कैसी ज्योमेट्री है कार्बोकेटाइन की, इस तरीके, बीच में C+ वाला कार्बन यहाँ पे होगा, C+ वाला कार्बन बिल्कुल सेंटर में, इसके कॉर्नर पे, इस ट्रायंगल के कॉर्नर पे एक ग्रुप होगा, दूसरा ग्रुप यहाँ, और तीसरा ग्रुप। ट्रायंगल में 3 कॉर्नर होते हैं, है ना। तो कार्बोकेटाइन इस तरीके का होता है, C यहाँ पे है, C+ बीच में है, एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ, और एक ग्रुप यहाँ। इसको हम बोलते हैं प्लेनर ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे, प्लेनर। तो जब ऐसी स्पीसीज इंटरमीडिएट बनती है, बीच में रिएक्शन के बीच में ऐसी स्पीसीज बनती है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है, तो क्योंकि ज्योमेट्री प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी, फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है और बैक साइड अटैक भी हो सकता है। एक तरफ से अटैक करने पे प्रोडक्ट जो होता है वो रिटेंशन वाला बनता है, और दूसरी तरफ से अगर अटैक करते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर केवल बोर्ड पे देखना चाहें हम लोग, तो बोर्ड पे इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये मतलब दोनों तरीके के प्रोडक्ट बने क्यों, ड्यू टू प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकेटाइन। प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से क्या होता है, बोथ साइड अटैक की पॉसिबिलिटी होती है। बोथ साइड अटैक की पॉसिबिलिटी होती है, फ्रंट एंड बैक। इसमें जो कार्बन था, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड थे, तो ये कैसा था, sp3 था। जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, ये कैसा बन गया, sp2। sp3 में तो सब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, sp2 में कैसा अरेंजमेंट हो गया, प्लेनर अरेंजमेंट हो गया। अब आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि जिस तरफ से Cl निकला है, उसी तरफ आकर के नया वाला न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए। तो जहां से Cl निकला है, जिस पोजीशन से, उसी पोजीशन पे अगर अटैच होता है तो प्रोडक्ट बनेगा रिटेंशन। कैसे याद रखेंगे, जिस जगह से Cl निकला है, अगर उसी साइड से, जिस साइड से Cl निकल रहा है, उसी साइड से अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, तो क्या बोलेंगे प्रोडक्ट को, रिटेंशन। और अगर बैक साइड से, उसके बैक साइड से अटैच हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, इन्वर्जन। तो रिटेंशन कब बोलेंगे, प्रोडक्ट को इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच
to the side where living group is living. जिधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा था उधर ही अटैच कर दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? रिटेन. बट if it is opposite side, then product will be inversion. दोनों बनते हैं. मतलब क्या याद रखना है, जिस साइड से ग्रुप निकल रहा है अगर उसी साइड अटैच कराओगे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन, डी से डी, एल से एल. और ध्यान रखना है कॉन्फ़िगरेशन की बात हमेशा किसमें करेंगे? जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा. कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कोई बात नहीं होगी, डीएल की कोई बात नहीं होगी, सिंपल प्रोडक्ट बनेगा. रिटेंशन इन्वर्जन की कोई बात नहीं. नोट हो जाए तो बोल दीजिए. अनुज हो गया? इसको डायग्रामेटिक हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ऐसे भी दिखा सकते हैं. ये है मान लो. अगले स्टेप में ऐसे डैश डैश करके दिखाओगे, इसका मतलब ये निकल रहा है. डैश डैश दिखाएंगे तो Cl माइनस क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है. और मान लो न्यूक्लियोफाइल को भी इधर ही से भेज रहे हो. जिधर से Cl माइनस बाहर निकल रहा है उधर से ही न्यूक्लियोफाइल को आप भेज रहे हो. तो आप क्या बोलोगे इसको? कौन सा प्रोडक्ट बोलोगे? रिटेंशन. ठीक है. अगर इसको इस तरीके से आप दिखाते हो, इस तरफ से तो Cl माइनस निकल रहा है और आप अटैक किधर से करा रहे हो? अपोजिट साइड से. ये अटैच हो रहा है आके अपोजिट साइड से आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? ये हम 2D में दिखा रहे हैं, जैसा एग्जैक्ट है वैसा दिख नहीं रहा है, बट एक समझाने के लिए आपको बात बोली. जिधर से Cl अटैच था, जिधर से लीव कर रहा है उधर ही की तरफ से अटैच कराओगे तो रिटेंशन प्रोडक्ट, और अपोजिट साइड से तो क्या बोलोगे? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. कुछ थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है? मोटी मोटी बात समझ आ रही है? क्या क्या पॉइंट याद रखने? एक एक करके पॉइंट याद करने इसके. पहला पॉइंट है आपका 2 स्टेप का प्रोसेस है. यूनिमोलिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेट जो है वो हेलो एल्केन के ऊपर केवल डिपेंड करता है, अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नहीं करता आने वाले. दूसरी बात हमने बोली कि 2 स्टेप में, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरे स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हो जाएगा. रिएक्शन का रेट जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर डिपेंड करेगा. रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा. फिर हमने बात करी, अगर हमारा ओरिजिनल कंपाउंड
कायरल है, उसमें कायरल कार्बन है जिससे Cl माइनस या Br माइनस या I माइनस अटैच है, वो कार्बन जिस पे रिएक्शन होना है वो कार्बन अगर हमारे पास कायरल है, तो कायरल कार्बन के केस में दो तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, एक को बोलते हैं रिटेंशन, दूसरे को बोलते हैं इन्वर्जन। जिधर से Cl माइनस या जिधर से भी लिविंग ग्रुप, जो भी कंपाउंड में लिविंग ग्रुप है वो निकल रहा है, उसी तरह से अगर आकर के अटैच होता है ग्रुप, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट। अगर अपोजिट साइड से होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलेंगे। तो SN1 में रिटेंशन इन्वर्जन दोनों मिलते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से प्लेनर होती है, तो एक अपर साइड से भी कह सकते हैं अटैक और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन इन्वर्जन दोनों में। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन आप जानते ही हैं, रिटेंशन का मतलब D से D मिले और L से L मिले, इन्वर्जन का मतलब है आपका D से L और L से D। अब डिपेंड करता है आपका ओरिजिनल कंपाउंड क्या है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। कितने पॉइंट हो गए, 5 हो गए। चलिए पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। अगर बात करें हम लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट की, तो किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज देखते हैं हम लोग, इन्वर्जन प्रोडक्ट का परसेंटेज अगर देखें तो वो ज्यादा मिलता है रिटेंशन प्रोडक्ट के परसेंटेज। क्या मतलब है, मान लो हमारा रिएक्टेंट था डी फॉर्म, सपोज रिएक्टेंट था डी फॉर्म, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया, यहाँ पे बन गए प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट नंबर 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 2। ठीक है, तो जो डी से डी बनेगा उसको क्या बोलोगे, अगर एक प्रोडक्ट डी फॉर्म है और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, एल फॉर्म है, तो जो डी से डी बन रहा है उसको क्या बोलोगे, रिटेंशन बोल दोगे, और ये वाले को क्या बोलोगे, इन्वर्जन बोल। अगर इसका परसेंटेज प्रोडक्ट में मान लीजिए दोनों मिला के 2 ग्राम है ना, दोनों मिला के 2 ग्राम है आपका, और 2 ग्राम में इसका मान लीजिए कि 1.5 ग्राम है और ये केवल 0.5 ग्राम है, तो इसका परसेंटेज कम हो जाएगा, है ना। तो x% ये है, y% ये है, तो ऐसा देखा गया है कि जो अपोजिट वाला है वो क्या होगा, उसका परसेंटेज हमेशा ज्यादा होता है, इन्वर्जन का परसेंटेज हमेशा ज्यादा होता है। इसका रीजन पूछते कभी कभी, क्या रीजन है इसका, क्या सोचते हो आप जरा सोचो और बताओ, रिटेंशन का क्यों कम होता है परसेंटेज, इन्वर्जन का क्यों ज्यादा होता है। दो तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल लिया है, उससे दो तरीके के प्रोडक्ट बन जा रहे हैं, है ना। एक में कॉन्फ़िगरेशन सेम रह रहा है, एक में देखो सेम वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम रिटेंशन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उधर ही से उसको आना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई अजीब सा एग्जांपल है लेकिन समझ लीजिए, मान लीजिए इतना पतला कोई डोर है, ठीक है, अब इसमें से कोई मेरे से भी डबल हेल्दी पर्सन है, उसको निकलना है, ठीक है, और उधर सामने से किसी और को निकलना, अब कैसे ही निकलेंगे, सोचिए उस सिचुएशन को, है ना।
एक एक करके ही निकलेंगे, लेकिन फिर भी क्या होगी, दिक्कत तो होगी, है ना, थोड़ा क्राउडिंग हो जाएगी। और अगर मान लो ऐसे सीखिए जैसे दो इंसान है तो आराम से निकल जाएंगे। बट अगर स्टेटस सेम है तो उस जगह से निकलने में, या जिस जगह से कोई ग्रुप निकल रहा है उसी जगह पे जाके अटैक होना है अगर, तो थोड़ी देर के लिए क्या होगी, क्राउडिंग होगी, है ना। लेकिन अगर मान लो इधर से ग्रुप निकल रहा है और अपोजिट साइड से किसी को आना है, तो इधर तो कोई क्राउडिंग उसे मिलेगी नहीं, बैक साइड से उसको दूसरे साइड से कोई क्राउडिंग नहीं मिलेगी, इधर से उसको बड़े बड़े ग्रुप मिल रहे हैं, है ना। एक ग्रुप निकल रहा है, निकलते हुए ग्रुप के साथ साथ दूसरा वाला आके अटैच होगा, है ना। तो जिधर से निकल रहा है उधर ही अगर अटैच कराओगे तो थोड़ी क्राउडिंग मिलती है। इस वजह से क्या होता है, आपको वहां पे उस प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या आता है, कम आता है। और जिस तरह से इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है वो तो बैक साइड है, वो खाली है, उधर से कोई ग्रुप निकल नहीं रहा है, तो उधर से प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या बनेगा, ज्यादा। क्लियर है, क्लियर है पॉइंट। इसको थोड़ा क्राउडिंग वाली लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखेंगे ना। डी एंड एल बोथ अगर बन रहा है तो इसको हम कहते हैं इनेंशियोमर फॉर्मेशन। क्या बन रहा है, इनेंशियोमर, दोनों ही बन रहे हैं, है ना। रीजन लिखवाते हैं थोड़ा साइंटिफिक, वो क्राउडिंग वाला तो एक समझने के लिए। डी और एल दोनों बन रहे हैं, तो डी और एल फॉर्म जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या बोले जाते हैं, इनेंशियोमर फॉर्मेशन बोलते हैं कि इनेंशियोमर्स बन रहे हैं। और किसी भी उसमें अगर दोनों बनेंगे तो हम लोग इस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब, एग्जैक्ट मतलब तो ये होता है कि 50% डी हो उसमें और 50% एल। रेसिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं इसको, ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें डी फॉर्म क्या हो, 50% हो और एल फॉर्म क्या हो, 50% हो। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज क्या करेगा, वेरी करेगा, एक फॉर्म तो ज्यादा होगा और एक फॉर्म क्या होगा, कम होगा। 50-50 को बोलते हैं रेसिमाइजेशन, कंप्लीट रेसिमाइजेशन बोलेंगे। लेकिन SN1 में कैसा रेसिमाइजेशन तो देखने को मिलता है, जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो पूछते हैं बोर्ड में कि SN1 में या SN2 में किस में होगा रेसिमाइजेशन, है ना। ऑप्शन देंगे, SN1 इज 1 स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप प्रोसेस, रेसिमाइजेशन अकर, वाल्डन इन्वर्जन अकर, रिटेंशन प्रोडक्ट, ओनली रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म, बोथ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो जो आपके मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होंगे वो आप लगाएंगे। तो आपको क्या सिखाया जा रहा है कि SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होगा क्योंकि डी और एल दोनों ही बनेंगे। मान लो आपका रिएक्टेंट एल फॉर्म है तो डी भी बनेगा प्रोडक्ट और एल भी बनेगा, दोनों ही प्रोडक्ट बन रहा है। डी और एल 50-50% बनते हैं तो बोलते हैं रेसिमाइजेशन। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कैसा रेसिमाइजेशन होगा SN1 में, पार्शियल कह सकते हैं।
पार्शियल रेसिमाइजेशन इन SN1। मान लीजिए आपको क्वेश्चन देते हैं इन SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म, 1 स्टेप मैकेनिज्म, रेसिमाइजेशन, rate does not depends on nucleophile। इस तरीके से ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है। आपको रेसिमाइजेशन लिखा है लेकिन पार्शियल नहीं लिखा है, ठीक है, तो पार्शियल नहीं लिखा है तो भी लगा देंगे आंसर, रेसिमाइजेशन को लगा। तो क्या क्या चीजें हुई SN1 में? 2 स्टेप तो है ही है, ये वाला ऑप्शन तो सही है। 1 स्टेप नहीं है, ये तो गलत है। रेसिमाइजेशन को करेंगे। अगर मान लो ऑप्शन में आपके दे रेसिमाइजेशन और पार्शियल रेसिमाइजेशन दोनों ऑप्शन दे दे, तब क्या लिखेंगे? पार्शियल। और रेट डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल, ये तो सही है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। पहले पूरी आपको SN1 सिखाएंगे, फिर SN2 सिखाएंगे। SN1 SN2 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत तसल्ली का काम है ये, आराम आराम से बता रहे हैं, ना परेशान होना है और ना ही परेशान करना है, शांति से। सारे पेन के ढक्कन इधर ही फेंको तुम सब। कोई अपने पास वो नहीं है मॉडल पेपर? नहीं है, नहीं है। क्या हुआ है बहन? क्या दिक्कत है? कुछ तो समस्या है, समस्या से आप जूझ रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जरा अच्छा सा। बढ़िया सा एग्जाम्पल बोर्ड पे देखिए। ये वाले बॉन्ड तो आपको सिखाए ना मैंने, वेज और डैश वाले। गड़बड़ ना करिएगा, वेज डैश बॉन्ड CH3OH इसके ऊपर अटैक करने आया मीथेनॉल, OH माइनस आके अटैच होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट में आपने OCH3 लगा दिया, OCH3 अटैच करा दिया, CH3OH कैसे टूट रहा है? CH3O माइनस में और H प्लस में। ये न्यूक्लियो फाइल की तरह काम कर रहा है, अटैकिंग न्यूक्लियो फाइल ये है। OCH3 जहां पे Br लगा हुआ था जिस पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे अटैच करा दिया। और अगर OCH3 को हम लोग उसकी अपोजिट पोजीशन पे अटैच कराएंगे
इधर का सब कुछ सेम है। अब की बार डैश पे हम किसको अटैच करा दें, OCH3 को, और H कहाँ पे आ जाए आपका, इस पे आ जाए। दो प्रोडक्ट बने, एक को बोलेंगे कौन सा प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, ये वाला देखो, ये वाले डैश पे Br था, डैश पे क्या अटैच करा दिया हमने, OCH3, तो सेम हो गया, तो इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे, रिटेंशन। और यहाँ पे देखो हमने क्या किया, डैश पे करेक्ट करा दिया OCH3 को, तो चेंज हो गया आपका, Br तो अटैच हो रहा है इससे वेज से, और यहाँ से हमने डैश पे लगा दिया, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, इनवर्जन। तो अगर कोई रिएक्टेंट लिखा हो इस तरीके से, रिएक्शन करानी हो, तो आप रिटेंशन इनवर्जन प्रोडक्ट लिख पाएंगे ऐसे। देखो कार्बन अगर sp3 है, तो sp3 में 4 बॉन्ड होते हैं, आपको पता है, और वो बॉन्ड कैसे अटैच होते हैं, टेट्राहेड्रल। उन 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड तो एक प्लेन में होते हैं, एक बॉन्ड प्लेन के फ्रंट में होता है। मान लो 2 बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये है, 2 बॉन्ड तो इस प्लेन में हो गए, एक बॉन्ड बाहर की तरफ होता है और एक बॉन्ड बैक साइड होगा, इस बोर्ड के बैक साइड। तो जो बैक साइड होता है उसको हम लोग डैश से डिनोट करते हैं, और जो फ्रंट साइड होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वेज से, इसको बोलते हैं वेज, और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, डैश। ये दोनों जो बॉन्ड है ये इस प्लेन में है, ठीक है। तो इस कार्बन पे अगर देखो, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में दिखाया गया ये दोनों बॉन्ड तो एक ही प्लेन में है, ये वाला बाहर की तरफ है Br, और H कहाँ पे है, पीछे की तरफ है। तो पहला प्रोडक्ट बनाया इन्होंने, OCH3 कहाँ पे लगा दिया, बाहर की तरफ लगा दिया, जिधर से Br हटा उधर ही OCH3 आ गया, तो कौन सा प्रोडक्ट बन गया, रिटेंशन। और दूसरे वाले में क्या किया इन्होंने, H को इस पे लगा दिया और OCH3 को किस पे लगाया, डैश पे लगाया, यानी अपोजिट पोजीशन पे लगा दिया, तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलोगे, इन्वर्जन। तो मैं ये सिखाना चाह रही थी कि अगर कोई रिएक्टेंट लिखा है और आपको बोला गया है रिटेंशन इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाइए, तो आप बना पाएंगे। सबसे पहले आपको पहचानना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा लगाना है, फिर दूसरा बात कौन सा न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप कौन सा है उसमें निकलेगा, और फिर उसके हिसाब से हम लोग अटैच करा दें। क्लियर है पॉइंट, पक्का, अच्छी बात है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप। इनएंशियोमर का मतलब जानते हैं सब लोग, इनएंशियोमर का मतलब सब लोग जानते हैं, डी और एल फॉर्म जो होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। इनएंशियोमर का क्या मतलब होता है, भूल गए हैं सब। इनएंशियोमर का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, लेकिन कैसी होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। यहाँ पे इस कार्बन पे कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, केवल इस पे देखेंगे हम लोग मिरर इमेज। और मिरर इमेज में आपको पता है ना, जो चीज लेफ्ट में है वो कहाँ दिखेगी, राइट में दिखेगी। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि बोर्ड के प्लेन में ये 2 बॉन्ड है, और एक बॉन्ड बाहर की तरफ है और एक बॉन्ड पीछे की तरफ है, तो अगर आप मिरर लगाते हो तो जो आपका बैक वाला है वो कहाँ दिखने लगेगा, फ्रंट में, और फ्रंट वाला कहाँ पे दिखने लगेगा, बैक साइड को क्या कर देना है, अपोजिट। जहां पे Br था उसी पे लगाया, तो सेम वेज पे था, वेज पे लगा, तो सेम।
डैश पे लगाया तो डिफरेंट। क्या बात है, दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है? बाकी लोगों की जल रही है कि नहीं? श्रेया कोई दिक्कत है? बोलिए बोलिए। कहाँ भी आ रहा है? कहाँ भी यार लाना चाहते हो? ओ भाई, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, दिस इज लिविंग ग्रुप। प्रोडक्ट में तो निकल जाएगा ये। प्रोडक्ट में बी आर क्यों ढूंढ रहे हो? ये अटैच हो रहा है OCH3-। प्रोडक्ट में तो बी आर आएगा ही नहीं, निकल गया ये तो। बी आर माइनस तो इधर उधर कहीं वेले घूम रहा होगा HBr बना के। ठीक है, चलो भाई, अब बात कर लो। एक और बात कर लेते अच्छी सी, फिर बात करते। 2 या 3 पॉइंट इसमें रह गए, खत्म है ये, ऐसे नहीं। 7 हो चुका है ना, पॉइंट नंबर 8। ये जो SN1 रिएक्शन है, इसमें एक स्पेशल तरीके का सॉल्वेंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब होता है जिसमें पोल्स डेवलप। पोलर का क्या मतलब होता है? जिसमें पोल्स डेवलप हो, मतलब जिसमें चार्ज हो प्लस एंड माइनस। पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा है क्या आप लोग? तरह तरह के एनिमल वॉइस निकल। पोलर पोल्स डेवलप होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे सॉल्वेंट को क्या बोलोगे? पोलर सॉल्वेंट। वाटर बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। वाटर में H प्लस और क्या होता है? OH माइनस। मीथेनॉल को भी कह सकते हो। प्रोटिक का मतलब होता है, पोलर का मतलब तो पोल्स डेवलप होंगे, प्रोटिक का मतलब होता है जो प्रोटॉन देता हो, है ना, दैट गिव्स प्रोटॉन। जो H प्लस दे सकता हो उसको बोलेंगे प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या यूज है यहाँ पे, ये बात क्यों लिया पोलर प्रोटिक? जैसे मान लो कि हमारे पास ये हैलाइड था RX, इसके ऊपर रिएक्शन होनी है वाटर की। वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, या हम लोग लेते हैं, सॉरी, NaOH लेते हैं, NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं और वाटर आपका सॉल्वेंट ले लिया पोलर प्रोटिक। ठीक, तो मेन तो काम यही होना है कि X माइनस को निकलना है, OH माइनस को अटैच होना है, और बीच में बनेगा क्या? पहले बनेगा R प्लस, और फिर उसके बाद R प्लस जो होगा वो इससे कौन अटैच हो जाएगा? OH माइनस अटैच हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना? RH। मुद्दे की बात इतनी है। अब मान लो यहाँ पे RX का बॉन्ड टूटा, X माइनस बना और R प्लस बना, दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, तो सॉल्यूशन में ही दोनों है, तो ऐसा भी तो हो सकता है X माइनस फिर से आकर के R से अटैच हो जाए और फिर से RX बन जाए, ओरिजिनल कंपाउंड बन जाए, है ना। ये न्यूक्लियोफाइल आया है अटैक करने के लिए, ठीक है, अटैच, ये अलग हो गया, R प्लस बना लिया और ये X माइनस बन के अलग हो गया। थोड़े टाइम के लिए मान लो अलग हो, लेकिन X माइनस H माइनस चार्ज है, तो फिर से ये R प्लस के साथ अटैच होके RX बना सकता है।
तो जैसे ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो ना, वो क्या करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम है कि जैसे ही X माइनस डी अटैच हुआ, वैसे ही उसको क्या करना है, X माइनस जैसे ही निकलेगा उसको लेके कौन निकल लेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो वाटर में कौन कौन से पोल्स हैं, H प्लस है और OH माइनस है। तो X माइनस को चारों तरफ से कौन घेरेगा आके, H प्लस आके अटैच हो जाएगा यहाँ पे। तो H प्लस क्या करता है, क्या करेगा H प्लस, X माइनस को चारों तरफ से घेर लेगा। घेरने का मतलब केमिस्ट्री में ऐसे नहीं कि हम चार लोग मिलकर किसी को घेर लिए, घेरने का क्या मतलब है, सॉल्वेशन हो गया। X माइनस को क्या कर लिया, इसने सॉल्युबल कर लिया, अपने साथ अटैच करा दिया। तो X माइनस के सॉल्वेशन का काम कौन करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। X माइनस को चारों तरफ से अटैच कर लेता है, चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, जिसकी वजह से X माइनस फिर से जाके R प्लस से अटैच नहीं हो पाएगा। वो कह रहे गौरांगी कह रहे हो जाएगा, R प्लस से बहन ये X माइनस हटेगा तभी यहाँ OH माइनस की जगह बनेगी। तो X माइनस तो हट जाता है, लेकिन क्या होता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि X माइनस फिर से जाके R प्लस से अटैच हो जाए, लेकिन H2O क्या करता है वहां पे आकर के, H2O आकर के उसके साथ अटैच हो जाता है। पोल्स होंगे तो H प्लस वाला पार्ट उसको अटैच करा लेगा, और क्या काम करेगा ये, सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन, सॉल्वेशन ऑफ माइनस आयन, सॉल्वेशन ऑफ लिविंग ग्रुप। जी, ये जो ग्रुप निकल रहा है लिविंग ग्रुप को घेरने का काम, हाँ रिएक्शन में नहीं आएगा, जिससे उसको अटैच कर लेगा चारों तरफ से, वो R प्लस से तो नहीं जाके अटैच होगा। तो पूछते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या यूज है, पेन चाहिए विशु का, मेरा है ये, मेरा है, अनन्या ने इसको खाया। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का अगर यूज पूछे तो क्या यूज है, सॉल्वेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप को सॉल्युबल करने के लिए, है ना, जिससे वो फिर से, चलो अब एक सवाल कर लेते हैं अच्छा सा, बहुत हम लोगों ने तीर मार लिए, अब एक बढ़िया सा, जो किसी जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा वही आपको दिख रहा है बोर्ड पे। अरेंज पूछ रही है एलो जियो क्या है, हेलो जियो वो यहाँ पे आपके दिमाग में, लिविंग ग्रुप, हेलो जियो क्या है, कुछ लिखने ना देना मुझे, अपने मन से मैं कुछ नहीं लिख सकती, ठीक है। चलिए एक दो सवाल करें तब आपका, गौरांगी खड़े हो जाइए, अरे पनिशमेंट नहीं है, खड़े हो, क्या क्या स्टेप सिखाए हैं आपको जरा बताइए SN1 के, कुछ कोई एक दो कोई भी अपने मन से बताना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नो नो, देखना नहीं है, क्या क्या स्टेप सिखाए, सवाल तो लिखा, क्या क्या स्टेप सिखाए हैं, लोगो, अरेंज क्या है, तुम्हारा दिमाग अलग ही चलता है बिल्कुल, ये कोई बात हुई है? इतनी देर से मैं LG LG कर रही हूँ,
तुम्हारा लोगो चल रहा है। एनसीईआरटी को नहीं लाया। हाँ बताओ बताओ, कोई स्टेप तो बताओ ना, तो क्वेश्चन। कार्बोकेटायन फॉर्म होगा फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा। अनुज बताएंगे, अनुज बताएंगे। इधर हलचल ज्यादा है तो इधर वाले का क्या क्या स्टेप बताए गए हैं जो आपको याद है। कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा, प्रोडक्ट बना लेगा। हाँ, और क्या बताया SN1 में? स्टेप बाय स्टेप सारे याद रखने हैं आपको। 2 स्टेप रिएक्शन होती है, यूनिमोलिकुलर होती है। यूनिमोलिकुलर का मतलब रेट केवल हेलोएल्केन के ऊपर डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। और बोलिए, अरेंज अरेंज। हाँ, पहले से नहीं, जितने हो गए उनको छोड़ के। अरे बिना देखे बताना है भाई, जितने दिमाग में आ रहे हैं। देख देख के क्यों बता रहे हो? क्या क्या सिखाया, जल्दी बोलो। शैतानी नहीं, बस हो गया। हाँ हाँ, ये तो बताने के लिए मैंने कहा नहीं। ये हो चुका है ना स्टेप, एक ही स्टेप बताते रहोगे सब जन। जल्दी बताओ, सवाल करो। इन्वर्जन और रिटेंशन बताया। हाँ। हम्म। रिटेंशन, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों को मिला के क्या वर्ड बोला हमने? रेसिमाइजेशन। और किस तरीके का यहाँ देखने को मिलता है? पार्शियल। इन्वर्जन प्रोडक्ट का परसेंटेज ज्यादा होगा और रिटेंशन का कम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। जिसमें कार्बोकेटाइन जिस रिएक्शन में ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ज्यादा होगा। सॉल्वेंट जो हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या काम करेगा आपका? सॉल्वेशन ऑफ लिविंग ग्रुप कराएगा। लिविंग ग्रुप जो निकला है उसको अपने अंदर सॉल्युबल करा देगा, जिससे कि वो R+ से फिर से अटैच ना हो पाए, है ना, और आराम से आगे की रिएक्शन प्रोसीड कर। कोई समस्या? रिटेंशन प्रोडक्ट बनाते समय जो बॉन्ड वेज पे है, अगर वेज से लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो वेज पे ही अटैच कराएंगे न्यूक्लियोफाइल। और इन्वर्जन बनाते वक्त अगर वेज से निकल रहा है तो किस पे कराएंगे अटैच? डैश पे कराएंगे। ठीक है। इन्वर्जन रिटेंशन की बात तभी होगी जब कंपाउंड में कायरलिटी होगी, कायरल कार्बन होगा। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करेंगे, DL की बात नहीं करेंगे। खुश हैं आप लोग? बैठिए। चलो भैया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाला वो करा है ना आपने, तो एग्जाम्पल लिख लो जरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के। वाटर तो लिखा ही है आपने, HF लिख लो, HCl लिख लो, ROH, RCOH, इसी पॉइंट में 8th पॉइंट में लिखो। यहीं पे दुनिया समेटी है अपनी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर, HF, HCl, ROH अल्कोहल, RCOH एसिड,
ये सब पोलर प्रोटिक है, पोल्स भी बनते हैं और प्रोटॉन भी देते हैं। चलो सवाल मिल जाए तो मिल जाए, सवाल ही नहीं। देखो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सवाल करते हैं। स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, पर 1 अभी हमने पढ़ा है तो 1 के हिसाब से काम करते हैं। स्टेटमेंट 1 में एक रिएक्शन लिखी हुई है, बोर्ड पे देखिए, आपस में बात ना करें। OH माइनस लिखा हुआ है इस तरीके से, OH माइनस आकर के अटैच हो जा रहा है। इसके लिए लिखा है दिस कन्वर्जन प्रोसीड्स वेल, दिस कन्वर्जन proceeds well in less polar medium. Less polar medium. तो ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए या अब देखो इसमें थोड़ा सा इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन की अभी कमी है, थोड़ी सी बात सिखा देते हैं। देखो ध्यान से देखो, अभी SN2 तो पढ़ाया नहीं है। SN1 जो होता है ना, इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन अगर 3 डिग्री हो तो अति उत्तम, 2 डिग्री है तो भी ठीक है, 1 डिग्री है तो बहुत बेकार मामला है, 3 डिग्री है तो सबसे अच्छा, 2 डिग्री है तो ठीक ठीक चलेगा, 1 डिग्री है तो उतना रेट अच्छा, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। SN2 की जो बात होती है ना, ये जस्ट अपोजिट हो जाती है, यानी 1 डिग्री ज्यादा अच्छा देगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये अपोजिट चलता है। अभी समझाएंगे क्यों इसमें अपोजिट चल रहा है, बट अभी के लिए याद रखो इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 डिग्री सबसे अच्छा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है SN1 में कैसा सॉल्वेंट चाहिए होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है ना। पोलर मीडियम अगर अच्छा होगा तो सॉल्वेशन अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो तो कार्बोकेटाइन तो अपना 1 डिग्री बनने वाला है, अगर हम कार्बोकेटाइन देखें तो क्या बनेगा, टूटेगा 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि कम स्टेबल है। तो यानी कि यहाँ पे रिएक्शन SN1 तो उतनी फेवरेबल होगी नहीं, SN2 फेवरेबल होगी। अगर SN1 कराना है तो SN1 तो बहुत ही कम होगी, SN2 में जो है वो पोलैरिटी की इतनी जरूरत नहीं होती, SN2 में पोलैरिटी की इतनी जरूरत नहीं होती। इसका मतलब अगर यहाँ पे SN2 की, यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में कुछ बोला नहीं है इन्होंने, तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, SN2 होना चाहिए, बिकॉज कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है। या हम कह सकते हैं एल्काइल हैलाइड कैसा है, 1 डिग्री है। हेलोजन किससे अटैच है, 1 डिग्री से अटैच है ना, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में सबसे अच्छा क्या होता है, SN2 होता है, SN1 तो होता नहीं है। तो यहाँ पे जो पोलैरिटी की बात है वो अच्छा पोलर नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, लेस पोलर में, ठीक है। चलो, तो ये स्टेटमेंट अपना क्या है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बट एक ही अभी आपने पढ़ा है, एक दूसरी रिएक्शन का।
अब क्लास में एनसीईआरटी भी लेके आया करो। क्या लेके आएंगे क्लास में? एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री पे है, SN2 के बारे में एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट है SN1 के बारे में। तो SN2 तो आपने अभी पढ़ा नहीं, तो SN1 का स्टेटमेंट मैं पढ़ रही हूँ, सुनिए। SN1 reaction generally results in the formation of product as a racemic mixture। तो SN1 के लिए सही है ये स्टेटमेंट सही है। एक बढ़िया सा कहाँ बैग वैग कहाँ बंद किए जा रहे हैं? कहाँ अभी कहाँ बचे हैं? अभी देखो, बजने तो दीजिए। 10th और लास्ट पॉइंट आपकी क्लास का। 9 तो हो गया ना? तो 9th ले लो, उसको क्या पॉइंट में क्या रखा है? पॉइंट में कुछ थोड़ी रखा है। रिएक्शन की अगर बात करो तो रिएक्शन में अगर रिएक्शन अच्छा तब होगा जब लिविंग ग्रुप जो हमने लिया है ना, एलजी लोगों ने, एलजी लिविंग ग्रुप जो हमने लिया है उसकी लीव करने की टेंडेंसी अच्छी है। मतलब कुछ लिविंग ग्रुप ऐसे होते हैं जो जल्दी से तुरंत न्यूक्लियोफाइल आया नहीं कि विद इन सेकेंड्स, उससे सेकेंड के भी छोटे पार्ट में वो तुरंत, वो जैसे मौका ही देख रहे हो निकल लो, बॉन्ड तोड़ो और गायब हो जाओ। तो इसका मतलब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जिस ग्रुप की अच्छी होगी वहां पे रिएक्शन क्या होने के चांस है? फास्ट होने के चांस है, तेज होने के चांस है। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, I माइनस सबसे ज्यादा अच्छा होता है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है ना? तो F जो है वो अटैच रहना चाहता है, वो जल्दी से लीव नहीं करना चाहता। I माइनस का साइज बहुत बड़ा होता है, तो बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होती है ना? बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होगी तो बॉन्ड टूटने में आसानी होगी। तो I माइनस जल्दी से तोड़ता है बॉन्ड को, यानी कि I माइनस की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा, फिर Br माइनस की, फिर Cl माइनस की, फिर F माइनस की। इसका मतलब अगर आपको किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट इस तरीके से दिए गए हैं, RI है, RBr है, RCl है, RF है, तो किसके ऊपर SN1 का रेट ज्यादा बनेगा? RI में सबसे ज्यादा, फिर RBr में, फिर RCl में, फिर किसमें? R। तो यानी लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी के ऊपर भी, कैसा लिविंग ग्रुप है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, खुश हैं आप? नहीं है? वो कह रही हाँ। OH माइनस SH माइनस SEH। आज का तो एकदम एकदम आराम आराम से आपको वन पूरा, 1 में 2 को मिक्स नहीं किया टीचर्स, 1 2 एक ही दिन पढ़ा देते हैं ताकि आपका दिमाग पहले SN1 को अच्छे तरीके से ले पाए। ठीक है, चलो आज की क्लास करते हैं। लगी है।